हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का माय सिस्टर इज कल्टिवेटर के पहले एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो और हो सके ना तो नीचे वाले उस बेल आइकन को दबा के प्रेस कर देना ताकि क्या हो नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। तो कहानी के शुरुआत में ब्लैक एंड व्हाइट सेट का सीन दिखाया जाता है जिसका मास्टर तो एल्डर पार्क से पूछता है कि टाई पार्क बहुत दिनों से तुम्हारा वो डिसाइपल दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वो कहीं बाहर गई है? जिसके रिप्लाई में एल्डर पार्क कहता है कि उसके डिसाइपल को एक बहुत ही टैलेंटेड नौजवान मिला है और उसके डिसेबल तो अभी उसी नौजवान को यहाँ पे ले आने की तैयारी कर रही है। जो सुनते सेक्टर मास्टर कहता है कि वो ऐसा बात है, मैं आशा करता हूँ उसका काम सही सही हो जाए। और इसी के साथ उसी टैलेंटेड नौजवान को दिखाया जाता है जो तो सीधा सीधा कह रहा था कि ना तो उसे इमोर्टल बनना है ना तो वो किसी क्लैन या फिर सेट को ज्वाइन करना चाहता है। जिसपे तो वही एल्डर की डिसेबल यानी कि सूजी कह उठते क्या सच्ची में तुम इतने अच्छे मौके को ठुकराना चाहते हो? जहाँ पे तो हम लोग को दिखाया जाता है कि सूजी तो ये सब कुछ उसी नौजवान यानी कि हु बागोई के गर्दन में तलवार रख के कह रही थी और इसी तलवार को दिखाता हुआ तो वो कहता है कि घंटे का अच्छा मौका, अगर ये मौका अच्छा ही होता ना तो तुम यहाँ पे ऐसे तलवार तान के मुझे ये सब कुछ बात ना कहते। जो सुनते तो सूजी झटपट करके अपने तलवार को हटाते हुए कहते हैं कि माफ करना, मुझे लगा था कि तुम मेरे बात को ना सुन के यहाँ से भाग जाओगे इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तो बच्चा तो डरता हुआ कहता है कि मैं भागूंगा, मैं भला भाग के क्या ही करूंगा। वैसे भी सिस्टर आप ये कह रहे हैं कि आप एक इमोर्टल कल्टिवेटर है, लेकिन आपकी इस बात को मैं यकीन कैसे करूं? और उसके ऊपर से मैं तो ठहरा एक बेचारा सा फार्मर, मेरे अंदर ये कल्टीवेशन का टैलेंट कहाँ से आएगा? जिस पे तो सूजी अपने पास से एक छोटू सा डिवाइस निकलते हुए कहती है कि बेकार में ये सब कुछ सोच सोच के अपने आप को इतना छोटा मत करो। मेरे हाथ के इस डिवाइस को देख रहे हो, इसके मदद से किसी के टैलेंट को नापा जाता है। तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, बस मेरे 2-4 सवाल का जवाब देना पड़ेगा, उसी के बाद तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है या फिर नहीं है, और है तो कितना ज्यादा है। तो हु तो कहता है कि हाँ हाँ पूछिए ना जो पूछना है। वैसे भी आपको तो मैंने बता दिया कि मैं एक फार्मर हूँ और कल्टीवेशन से मेरा तो दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। और ये सुनते तो सूजी झटपट करके उससे पूछ उठते हैं क्या तुम वर्जिन हो या फिर नहीं? वो बच्चा तो यहाँ पे बहुत कुछ सोच के बैठा होता है, लेकिन उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उससे ना ऐसा वैसा सवाल पूछा भी जाएगा। पर हु को तो जवाब ना देता हुआ देख के सूजी 2 बार से पूछ उठते कि हे खूबसूरत नौजवान, सच्ची सच्ची बताओ तो तुम वर्जिन हो या फिर नहीं? जिसके रिप्लाई में तो हु भड़कता हुआ कहता है कि इमोर्टल कल्टीवेशन, घंटे का इमोर्टल कल्टीवेशन, ये भी कोई सवाल है वाला? और हु को ऐसे भड़कता हुआ देख के तो सूजी 2 बार से अपने तलवार को हु के गर्दन में रखता हुआ कहता है कि इसका जवाब दो, तुम्हें बस इसका जवाब ही तो देना है। और ये देखने के बाद बेचारा हु शर्माता हुआ हाँ कह देता है। और हु बच्चों के हाँ कहने के साथ साथ ही सूजी के हाथ में जो डिवाइस था उसके अंदर तो हलचल होना शुरू हो जाता है। और जो देखते ही तो हु चिल्लाता हुआ पूछते हैं क्या सच्ची में वर्जिन होने से कल्टीवेशन करने में किसी को बोनस मिलता है? पर सूजी तो हु को इग्नोर करता हुआ उल्टा हु से उसका बर्थडे, फेवरेट फूड और फेवरेट कलर पूछ उठता है। जिसपे तो हु बच्चों अभी इस बार सीधा सीधा इन सब सवालों का जवाब दे देता है। और जिन सवालों का जवाब देते ही तो सूजी के हाथ में जो छोटू सा डिवाइस था वो तो इतना जोर से हलचल करता है कि वो डिवाइस तो तभी का तभी फट जाता है। ये होते ही तो सूजी हु से कहता है कि बधाई हो, तुम ना इमोर्टलिटी कल्टीवेशन में तो बहुत दूर जाओगे। पर हु तो कह उठता है कि मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आ रहा है कि इन सब सवाल जवाबों के साथ आखिरकार इमोर्टल कल्टीवेशन का रिश्ता क्या है। और उसके ऊपर से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डिवाइस को तोड़ने का काम तो तुम्हारा ही है। जो सुनते तो सूजी झटपट करके हु के हाथ को पकड़ते हुए उसी के करीब आता हुआ कहते हैं कि नौजवान, तुम्हारे किस्मत में तो कल्टीवेशन नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए तुम मेरे साथ मेरे क्लाइंट चलो कल्टीवेशन करने के लिए। और यहीं पर सूजी को इतने करीब से देखने के बाद ना बेचारे हु के मन के अंदर तो कुछ कुछ होने लगता है। पर तभी ना कोई तो दरवाजा खोल के अंदर आता है, जो तो आते ही कहता है कि बहुत बुरा हो चुका है, चलो थोड़ा सा बाहर चल के तो देखो, बाहर ना डाकू मंगल सिंह आ चुका है। लेकिन तभी ना हुआ सूजी को इतने करीब देखने के बाद उस बंदे को 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। और इसी के साथ तो बच्चे झटपट करके माफी मांगता हुआ दरवाजा लगा के बाहर चला जाता है। पर तभी ना उस बंदे को मंगल सिंह के बारे में याद आता ही तो झटपट करके दोबारा से दरवाजा खोलता हुआ कहता है कि अरे अभी प्यार वार करने का कोई वक्त नहीं है, चलो झटपट करके बाहर चलो, बाहर ना सच्ची मुच्ची का मंगल सिंह आ चुका है। जो सुनते सूजी कह उठते कि तुम डरो मत, जो सब डाकू हम दोनों के बीच में आ रहे हैं मैं उन सबको खत्म करके यूं गया और यूं आ गया। और ये कहते ही तो सूजी तलवार निकल के डाकू मारने के लिए निकल पड़ती है। दूसरे और हु के गाँव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो सच्ची मुच्ची का डाकू मंगल सिंह आके कह रहा था कि अगर अपना अपना जान प्यारी है तो जो सब कुछ है झटपट करके मुझे दे दो। वैसे भी ये देने के बाद तुम लोग ये मत सोचना कि मैं तुम सबको बख्श दूंगा। पर तभी ना आसमान से तो छोटू से तलवार को आते हुए दिखाया जाता है, जो तो उड़ता उड़ता आके डाकू मंगल सिंह के सिर में घुस जाता है। और फिर तो ऐसे और भी बहुत सारे तलवारों को दिखाया जाता है, जो सब तो एक एक करके आके बाकी सब डाकुओं का भी खेला खत्म कर देता है। जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि ये सब कुछ काम तो और किसी का नहीं, हमारी सूजी की थी। और जो तो मैदान में आते ही उसी के क्लैन के एवन ग्रेट रिवाइवल लाइटनिंग मेथड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जितने सारे डाकू बचे हुए थे सबका तो खेला पलक झपकने के स्पीड में खत्म कर देती है। और ये लाइटनिंग वाला हमला तो इतना ही पावरफुल था कि इसके वजह से तो जितने
जितने सारे डाकू थे उनका तो नामो निशान ही मिट जाता है। और ऐसा नजारा देखने के बाद तो सबका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। जहाँ पे ना बच्चू हूँ तो ये सोच रहा था कि सच्ची में मेरे अंदर इसे ना कहने का साहस है। तो अभी तो सूजी कह उठते हैं कि ये सब डाकू बदला लेने के बारे में ना सोचे, इसीलिए 300 माइल के अंदर जितने सारे डाकुओं का कैंप है मैं उन सबको ही तबाह कर दूंगी। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं पूरे गांव के ऊपर एक बैरियर लगा रहा हूँ ताकि मेरे गैर मौजूदगी में कोई हमला करने के लिए ना आ जाए। पर फिर भी अगर इससे भी काम ना बनता है तो तुम इन टैलिस्मानों को रख लो, इससे कुछ हो ना हो तुम्हारी जिंदगी तो बच ही जाएगा। और ये कहते ही तो हु के पास उन्हीं टैलिस्मानों को छोड़ के सूजी तो सच्ची मुच्ची का 300 माइल के अंदर जितने सारे डाकुओं का कैंप था सबको खत्म करने के लिए निकल पड़ती है। और जिसे जाता हुआ देख के तो बाकी सब गाँव वाले ना कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। पर हु तो कहता है क्या तुम लोगों को ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? जिस पे तो वही पहला वाला बंदा पूछता है कि हु बंधु आखिरकार इस परी के साथ तुम्हारा जान पहचान कैसे हुआ और इस परी के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है? तो हु तो हंसते हुए कहते हैं कि पता नहीं ये परी कहाँ से आई, लेकिन हाँ ये परी कह रही थी कि मेरे अंदर ना कल्टीवेशन करने का बहुत ही ज्यादा टैलेंट है, इसीलिए तो वो परी मुझे अपने सेक्ट ज्वाइन करने के लिए कह रही थी। पर तुम्हें तो पता है कि मैं एक फार्मर हूँ और मुझे फार्मिंग करना ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने उसे ना कह दिया। जो सब सुनने के बाद दो बंदा सोचता है कि अरे इस बुद्धू को आखिर कौन ही समझाए, एक फार्मर जिसके पास इमोर्टलिटी कल्टीवेशन करने का टैलेंट है वो इसके लिए मना करते थे, आखिर कौन ही ये विश्वास करेगा। वैसे भी बच्चों मुझे तो ऐसा लगता है कि उस परी का नजर तुम्हारे टैलेंट पे नहीं कहीं और ही है। लेकिन तभी ना गांव के आसपास जितने सारे माउंटेन थे सबके ऊपर तो जोरदार धमाका हुआ दिखाया जाता है। और जो नजारा देखने के बाद दो बार से सबका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। और इसी के साथ तो सभी गाँव वाले हु की तरफ देखता हुआ सोचते हैं कि इतने खूबसूरत और इतने पावरफुल लड़की के साथ दुश्मनी करना तो अच्छा नहीं होगा और इसीलिए तो हम लोगों को ये करना ही पड़ेगा। दूसरी ओर तो सूजी को दिखाया जाती है जो तो यहाँ पे आते आते ये सोच रही थी कि मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ तो किस्मत का ही खेल है, क्योंकि देखो ना अगर यहाँ पे आने में मैं एक दिन देर भी कर देता तो हु बच्चू तो डाकू के हद तो चढ़ जाता। लेकिन जो भी हो इन 40 पर्वतों को तोड़ने के बाद दो थोड़ा सा मन में शांति आ चुका है। और ये सब कुछ सोचते सोचते तो सूजी बच्ची गाँव में आ जाती है। जहाँ पे आते ही ना सूजी तो कुछ ऐसा देखती है जो देखने के बाद तो कुछ ज्यादा ही चौंक गई थी। जहाँ पे तो हम लोग को दिखाया जाता है कि हु बच्चू को तो अच्छे से बांध के ऐसा भी उसके मुंह में कपड़ा ठूस के और वही पहला वाला बंदा सूजी से कहता है कि हे परी यही है हमारे गांव का सबसे अच्छा लड़का, इसे आप अपने साथ फेरी गेट में ले चले जाइए। और जिसके लिए तो सूजी एक ही झटके में मान जाती है। और इसके वजह से ना सूजी इतना ही खुश हो जाते हैं कि बच्ची तो खुशी का मारा रो पड़ती है, जो तो रोते रोते सोच रही थी कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इस नौजवान का अच्छे से ख्याल रखूंगी। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो हु बच्चू मनी मनी ये सोच रहा था कि मैं एक भोला भाला फार्मर हूँ गई, पता नहीं कहाँ से अचानक से एक परी आकर मुझे आज किडनैप कर चुकी है और आगे भविष्य में मेरे साथ क्या होने वाला है इसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है। तभी तो सूजी हु से पूछ उठती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, जिंदगी में पहली बार उड़ते हुए तलवार का सवारी कर रहे हो, थोड़ा सा तो मजा लग ही रहा होगा। जहाँ पे तो हम लोग को दिखाया जाता है भागने हो या फिर गिरने के डर से ही हो, सूजी ने तो हु को अच्छे से अपने तलवार के साथ बंधे रखा था। जो जनाब तो कहता है कि ऐसे बंधे रहने में घंटे का मजा है, वैसे भी ऐसे बंधे रहने में तो सिर्फ परवर्ट्स को मजा आता है। जिस पे तो सूजी हु के पास बैठते हुए कहते हैं कि तुम बुरा मत मानो, वैसे भी ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारे भलाई के लिए किया है। क्या हो अगर तुम तलवार से गिर गए और गिर गए तुम्हारा मौत हो गया, उससे अच्छे तो ऐसे बंधे रहना ही है। तो हु तो हंसता हुआ कहता है कि हाँ हाँ सिस्टर बोलना पड़ेगा, आपका अंदाज तो बहुत ही अच्छा है। तो बिना सूजी कह उठते हैं कि बच्चों कस के पकड़ना, क्योंकि मैं इस बार ना तलवार के स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाने वाली हूँ। और ये कहते तो सूजी अपने तलवार के स्पीड को बढ़ा देते हैं, जो तलवार ना बिजली के रफ्तार में बादलों को चीरता हुआ निकल जाता है। पर उड़ते हुए तलवार का सवारी करना तो हु के लिए कोई मजा नहीं सजा था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आशा है आप सबको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा ना तो दूसरा वाला एपिसोड भी स्क्रीन में शो हो रहा है, जाकर उसे भी देख लो।